गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव में हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल कंप्लीट किया था और उसके बाद ताम्र पाषाण काल भी कंप्लीट किया था और एक नए चैप्टर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किया था। आइए आज और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने पीछे क्लास में हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र देखे थे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया था, लेकिन इसका उत्खनन जॉन मार्शल के आदेश पर दयाराम साहनी ने किया था। हम लोगों ने पीछे क्लास में कहानी सुना था। आइए कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता है क्या? तो यह एक पुरातत्व स्थल है, पुराना। पहले के लोग कैसे रहते थे, पहले के लोग क्या करते थे, यानी जब ये दुनिया स्टार्ट हुआ तो उसके बाद कैसे कैसे सभ्यता हुआ, भारत में क्या पहले से लोग थे कि नहीं थे, उन सभी की जानकारी हम लोगों को इस सभ्यता से मिलती है। जैसे हम लोग अभी मकान बना के रहते हैं, क्या पहले के लोग भी ऐसे ही मकान बना के रहते थे? फिर उन लोगों को कैसे पतन हो गया, कैसे वो लोग चले गए, सभी चीजों की जानकारी इसमें हम लोग जानेंगे। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नाम का। तो पहला तो इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन इससे पहले इसका नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो भी देश है जिसका भी पुरानी सभ्यता थी, सभी लोगों ने अपनी सभ्यता का नाम नदी के नाम पर रखा था, क्योंकि अधिकांशतः जो सभ्यता है वो नदी के किनारे ही विकास हुआ था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला त्रिभुजाकार है, जो अनगिनत अनेक नदियों के किनारे बसा है। इसलिए केवल एक नदी से इसको जोड़ना उचित नहीं है, इसीलिए इसका नाम, इतिहासकारों ने सोचा कि अब इसका नाम क्या रखें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो रख दिए, लेकिन बहुत सारा जो इसका स्थल है वो केवल सिंधु के नहीं, रावी नदी के किनारे भी मिला, प्रवरा नदी के किनारे भी मिला, चिनाब नदी के किनारे भी मिला, हिंडन नदी के किनारे भी मिला। तो क्या इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित है? तो कहे कि नहीं, इसको अगर केवल हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो यह सही नहीं है। अब तो इसका नाम बोला गया कि क्या रखा जाए, तो कहा गया कि जिस स्थल का खुदाई सबसे पहले हुआ है उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया जाए। और सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगर हम इसका अन्य नाम का बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या क्या, हड़प्पा सभ्यता का और क्या क्या नाम है, तो एक तो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नाम ये है। सबसे पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा गया था, क्योंकि इसके क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिले थे। लेकिन बाद में जब और खोज हुआ तो इसका क्षेत्र और कई नदियों के किनारे मिले। सिंधु के बाद एक तो हम लोग जान रहे हैं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिला के एक नए मिश्र धातु कांसा का प्रयोग किए, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इसका दो नाम देखें। अगर इसका हम और नाम की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले कोई भी नगर नहीं था।
हड़प्पा सभ्यता से पहले हम लोग ताम्र पाषाण काल में देखे थे कि वहां कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ था। पाक हड़प्पा में कुछ क्षेत्र बताए थे, आहड़, मालवा, कायथा, जोरवे। फिर उत्तर हड़प्पा में बताए थे झुक्कर, झांझर, जो सिंध प्रांत में था। इससे पहले यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले कोई भी नगरीय बस्ती या नगरीय व्यवस्था नहीं था। यह प्रथम नगरीय सभ्यता है। नगर मतलब शहर, प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसी को कहते हैं मेलुहा सभ्यता। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इसका नाम मिलता है मेलुहा सभ्यता। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम जाना। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर सिंधु घाटी बोलना तो उचित नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं और इसी का नाम है मेलुहा सभ्यता। मेलुहा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है। अगर हम इसका और बात करें कि इसका अगर हम काल का बात करें, ये कब से कब तक था, तो इसका जो सर्वाधिक मान्य काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसका काल माना गया है 2500 से 1750। किसी किसी किताब में 2300 भी मिलेगा, लेकिन एक डेटा हम लोग रखेंगे। ये भी कोई जरूरी नहीं कि आपको हर किताब में एग्जैक्ट यही मिले, चेंज हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक जो मान्य है हम लोग उसको लेके चलेंगे। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल था। यह मातृसत्तात्मक था कि पितृसत्तात्मक था? तो इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था। जैसे अभी का जो वर्तमान सभ्यता है, जो हम लोग बोलते हैं अभी पितृसत्तात्मक समाज है कि मातृसत्तात्मक समाज है, पिता का ज्यादा वैल्यू है कि माता का। तो लोग देखते हैं कि पिता जिस जाति या जिस धर्म या जिस वंश के होते हैं उनका संतान उसी का होता है। यानी जो वर्तमान है वो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन हड़प्पा मातृसत्तात्मक समाज है। मातृसत्तात्मक समाज, यहां माता प्राथमिक है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हम लोग इसमें दो चीज और ऐड कर लेते हैं। इसका आकार इसका है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार को हम ऐसे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, त्रिभुजाकार है। और क्षेत्रफल इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, यानी 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी। अभी हम लोग और पढ़ेंगे, एक एक इसका जितना क्षेत्र है सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने जाना कि हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्या इसकी राजधानी हड़प्पा थी? तो नहीं, सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा का किया गया, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता बना, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। लेकिन सबसे पहले इसका नाम सिंधु घाटी रखा गया था, लेकिन सभी क्षेत्र इसकी सिंधु घाटी में स्थित नहीं होने के कारण इसका नाम हड़प्पा। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा के लोग थे, वो तांबा में टीना मिला के एक नए मिश्र धातु कांसा का भी प्रयोग करने लगे। यहां से नगर का उदय हुआ, और जब यहाँ के नगर के बारे में सुनिएगा तो आश्चर्य होगा। अभी हम लोग 2024 में इतना डेवलप कर गए हैं, लेकिन जब उसके बारे में सुनेंगे तो उसका हम लोग ताज्जुब करेंगे कि उतना समान नहीं होने के, उतना मतलब उन लोगों के पास आधुनिक यंत्र नहीं होने के बावजूद इतने अच्छे से उन लोगों ने नगर को बनाया था कि एक नगर जो ऐसा था वैसा ही दूसरा नगर है। मेलुहा सभ्यता, इसको मेसोपोटामिया में कहा गया। इसका काल था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यह मातृसत्तात्मक समाज था और इसका आकार
त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो हम आगे देखते हैं इसकी चौहद्दी, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु का, सबसे ऊपर या सबसे उत्तर का बात करते हैं, तो हमने बताया था कि इसका सबसे ऊपर मांडा है। जिस तरह हम लोगों के सबसे ऊपर मुंडी है, इसी तरह हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र का नाम मांडा है। और मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका सबसे दक्षिणी भाग का अगर हम बात करते हैं तो ये है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसका सबसे पूर्वी का बात करते हैं, इधर क्या है? पूरब। इधर क्या है? उत्तर। दक्षिण। इधर है पश्चिम। तो इसका सबसे पूरब में पूर आएगा। कौन सा पूर है? आलमगीरपुर। पूरब में पूर है आलमगीरपुर। और इसका पश्चिम में बात करते हैं तो इसका नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी। सबसे ऊपर में मांडा, याद रह जाएगा, मुंडी से मांडा। दक्षिण दैमाबाद, दक्षिण में है दैमाबाद। पूरब में पूर लगा हुआ है आलमगीरपुर। और पश्चिम में सुतका गेंडोर। पश्चिम में सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। आइए हम लोग आगे और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल का नाम। कौन स्थल कहाँ है? फिर एक एक स्थल का डिटेल से पढ़ेंगे। कौन खोज किया, वहां से प्रमुख सामग्री क्या प्राप्त हुआ, उस क्षेत्र की विशेषता क्या थी, और बहुत सारा वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ, कौन सा जानवर प्राप्त हुआ, कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये चौहद्दी याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? दैमाबाद। यानी इसके नीचे अब कुछ नहीं है, यानी कुछ भी क्षेत्र अब इसके नीचे हड़प्पा सभ्यता का नहीं है। इसके पूरब में आलमगीरपुर के, यानी बिहार में हड़प्पा सभ्यता का कोई क्षेत्र मिला है? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही लास्ट हो गया है, जम्मू कश्मीर में लास्ट हो गया है। इधर तो बलूचिस्तान तक है, यानी गुजरात में भी मिलेगा, राजस्थान में भी क्षेत्र मिलेगा, महाराष्ट्र में तो है ही है। आइए और थोड़ा आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हम लोग हेडलाइन देंगे। हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल। आइए पहले स्टार्ट करते हैं पंजाब में इसका जो क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं पहला नंबर, तो हम लोगों ने देखा था हड़प्पा। हड़प्पा, इसके बाद रहमान डेरी। हड़प्पा, रहमान डेरी, ये दोनों क्षेत्र पंजाब में है। हड़प्पा और रहमान डेरी ये दोनों क्षेत्र पंजाब में है, लेकिन भारत के पंजाब में नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब में है।
पाकिस्तान के पंजाब में है। तो हड़प्पा और रहमान डेरी ये दो क्षेत्र पंजाब में है। कहाँ? पाकिस्तान वाले पंजाब में। इसका अगर हम और क्षेत्र का बात करते हैं तो सिंध प्रांत में इसका क्षेत्र है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद चानहुदड़ो के बाद आमरी, कोट दीजी। पिछला क्लास हम थोड़ा सा मैप पे सबको बताए थे, फिर एक बार बताएंगे, लेकिन अभी एक बार ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन क्षेत्र है। ये सभी चारों क्षेत्र सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहाँ है? तो यह भी पंजाब में है। तो हम लोगों ने 6 क्षेत्र देखा। हड़प्पा, रहमान डेरी, ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोट दीजी, ये सभी कहाँ है? सिंध प्रांत में है। अगर हम और बात करते हैं, सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, थारो, राना घुंडई। सभी नाम आप लोग धीरे धीरे सुनते जाइएगा, याद हो जाएगा। राना घुंडई, सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, थारो, राना घुंडई, ये सभी क्षेत्र बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही है। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने अभी पाकिस्तान का क्षेत्र देखा कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में है। एक तो है हड़प्पा और रहमान डेरी जो पंजाब में है, यह पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोट दीजी, यह सिंध प्रांत पंजाब में, सिंध प्रांत यह भी पाकिस्तान में है। यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में। सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, थारो, राना घुंडई, ये सभी क्षेत्र बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इतना नोट कीजिएगा। तो कुछ क्षेत्र हम और आपको याद करवाते हैं। पहले हम लोग सभी क्षेत्र को देखेंगे, फिर इसका डिटेल चलेंगे। जैसे हड़प्पा, तो एक क्लास में हड़प्पा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मोहनजोदड़ो, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। चानहुदड़ो, ये पढ़ना है। यदि इसमें से 3 इंपॉर्टेंट हम लोगों को किसके बारे में डिटेल जानना है, फिर हम लोग कुछ भारत का क्षेत्र है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा और नोट करते चलिएगा कॉपी में और रिवीजन कीजिएगा, तभी तो याद होगा। हड़प्पा, रहमान डेरी, ये दोनों कहाँ है? पंजाब में। मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, बालाकोट, थारो, यह सिंध प्रांत पंजाब में है। सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, थारो, इधर सिंध प्रांत में कौन था? मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोट दीजी। चलिए याद करते हैं, हम लोग ध्यान में आते हैं। इसका क्षेत्र का नाम क्या था? तो पंजाब में 2, हड़प्पा, रहमान डेरी। इसमें 4 क्षेत्र का नाम हम लोगों ने जाना, 4 स्थल का नाम। मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, बालाकोट, थारो। इसमें 5 क्षेत्र का नाम जाने हम लोग। सुतका गेंडोर, सुतका को, बालाकोट, थारो, राना घुंडई। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। पंजाब में 2 क्षेत्र कौन कौन था? तो पंजाब का क्षेत्र था हड़प्पा, रहमान डेरी। सिंध प्रांत का क्षेत्र तो मोहनजोदड़ो,
चानहुदड़ो, आमरी, कोट दीजी। बलूचिस्तान का क्षेत्र कौन कौन है? सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, थार्रो, राणा घुंडे। आइए अब भारत का कुछ क्षेत्र हम लोग देखते हैं। भारत, तो स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो बताइए जम्मू कश्मीर में कौन है? अभी बताया था चौहद्दी में, मांडा। मांडा कहाँ है? अब सभी भारत का है। मांडा जम्मू कश्मीर में। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो पंजाब का 2 क्षेत्र याद रखिएगा। पंजाब में कौन था? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ पंजाब में है। इसके बाद अगर हम और आते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा का 2 क्षेत्र याद रखिएगा। एक का नाम है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। एक का नाम है वनवाली, और इसी के हैं एक क्षेत्र और है दौलतपुर। राखीगढ़ी, बनवाली, दौलतपुर, ये तीनों क्षेत्र हरियाणा में है। बनवाली तो वन हरा हरा होता है, राखी बांधी, राखी बांधेगी तो दौलत मिलेगा ना। तो बनवाली, राखीगढ़ी, दौलतपुर, हरियाणा। अगर हम चलते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का बहुत फेमस है कालीबंगा। कालीबंगा यह है राजस्थान में। इसके बाद अगर हम चलते हैं गुजरात में, तो गुजरात में तो बहुत सारा क्षेत्र है। धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर, सुरकोटदा, लोथल। अगर हम बात करते हैं किसका, तो इसका क्षेत्र है लोथल। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर, देशलपुर, रंगपुर, देशलपुर, धौलावीरा, 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 लोथल, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीरा। और क्या बताएं नाम? लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, सुरकोटदा। देखिए बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होता है। सुतका गेंडोर और सुतका कोह बलूचिस्तान में है। सुतका गेंडोर, सुतका कोह बलूचिस्तान में। सुरकोटदा यह है गुजरात में। लोथल, रंगपुर, देशलपुर, धौलावीरा, ये सभी क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र मिलेगा। तो महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दैमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लोग देखें उत्तर प्रदेश में, तो आलमगीरपुर। अगर हम और बात करते हैं हुलास, बड़गांव, ये सभी का सभी क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो पहला काम है कि इसका क्षेत्र याद होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि कौन क्षेत्र कहाँ है। जब क्षेत्र याद होगा तब समझ में आएगा कि यहाँ के जो मकान बने थे वो कैसे थे, बिल्डिंग कैसे थे। जैसे हम लोग बात करेंगे कालीबंगा, तो यह राजस्थान में है। तो बताइए राजस्थान में ज्यादा पानी आता है कि कम पानी आता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ कच्चा मकान बनेगा। हम लोगों को याद कर, केवल इसका राज याद रहेगा तो हम लोग उसके भौगोलिक स्थिति से उसके बारे में आसानी से जान जाएंगे। गुजरात, तो गुजरात में जो लोथल है, धौलावीरा है, तो ये सब का मकान ईंट से नहीं बन के पत्थर से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। खारे पानी से ईंट खराब हो जाएगा, तो ईंट की जगह पे पत्थर का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम लोग जब इसका क्षेत्र याद रहेगा तो उसका भौगोलिक स्थिति से हम लोग जानेंगे कि वहां का
क्यों बनाया गया था, कच्चे ईंट का प्रयोग ही क्यों किया गया था, ये सभी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला काम है कितना तो याद होना चाहिए सभी क्षेत्र का नाम। तो हम लोगों ने उधर देखा 2 पंजाब के पाकिस्तान में, 4 सिंध प्रांत में और 5 बलूचिस्तान में, तो 11 हो गया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी लगभग 25-26 हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ और अब जो आएगा बीच बीच में उसके बारे में जान लेंगे, लेकिन इतना याद होना चाहिए तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। जो भी क्षेत्र का नाम बोलेंगे हाँ समझ में आएगा कि इसका क्या क्या कंडीशन हो सकता है। इसमें हम लोग सभी के बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में, धौलावीरा के बारे में, लोथल के बारे में, बस उधर 2-3 क्षेत्र और इधर इसका पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे है। आज के इतना ही, बाय।